नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो चलिए उसको बात कर लेते हैं। आज भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके 2 टॉपिक लगातार कंप्लीट हो गए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और आज का हमारा जो अगला टॉपिक है तीसरा, यानी संविधान की प्रस्तावना, इस पर आज चर्चा कर लेते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। चलिए इस पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा जो वन लाइनर है वो है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई। तो ये प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो ये दिया था प्रस्तावना पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। तो ये होती है, हम भारत के लोग। यहाँ से ये प्रस्तावना शुरू होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। तो ये है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष से मतलब है कि हमारे भारत देश में सभी धर्मों को मान्यता दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ वही जो भी बताया था, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। बात तो वही है, यानी कि यहाँ पर सभी धर्मों को महत्व दिया गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो गणतंत्र राष्ट्र होता है, गणतंत्र का क्या मतलब है, जहाँ मतलब राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो ये किया गया है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो वही है जो पहले बताया, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो ये लोक कल्याण शब्द, जो कि भारत की जो संविधान है उसकी उद्देशिका में नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो ये है कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला प्रश्न हमारा है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है कहाँ से, हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है क्या। देखिए, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है, भारत
किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो ये बना था 1950 को, जब संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ये आपको बताना है। तो ये है, इसमें ऑप्शन दिए गए 4, उनमें से एक सही है। ये प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस और लोअर पीसीएस में भी पूछे गए थे। तो क्या है, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, या फिर दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और चौथा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसमें आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें दिया भी गया है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है बी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट और जोड़ा गया है, इसे ध्यान देना जरा। क्या कह रहा है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस यानी कि किन नामों से किया गया है? तो संविधान में जो हमारे देश का नाम लिखा है उसमें लिखा है भारत और इंडिया। ठीक है, इन 2 शब्दों से उच्चारित किया गया है हमारे देश को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, कौन सी स्वतंत्रता ऐसी है इन 4 में से जिसका वर्णन नहीं है? तो वो है आपकी आर्थिक स्वतंत्रता, जिसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा जो कहलाता है वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, उद्देशिका को ही संविधान की आत्मा कहा गया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो उद्देशिका की बात की गई है, तो उद्देशिका में 1 बार जो है संशोधन किया गया है। तो भारतीय संविधान, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए थे? तो वो है आपका 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, क्योंकि 42वां जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1976 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, इन 4 में से एक ऑप्शन सही है। तो किस में की गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है ये, निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो ये होता है एकांतता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, ये रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, बीसीएस में पूछे जाते हैं ये प्रश्न, लेकिन ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो कौन ऐसा है जो मूल अधिकारों की रक्षा करता है? तो संसद है, या राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर मंत्रिमंडल है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, पढ़िए, प्रस्तावना
का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा प्रजातंत्र। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द कौन कौन से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका ये रहा, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का उन्मूलन, तो वो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 17। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का विरोध करता है? तो वही जो अभी बता चुके हैं, अनुच्छेद 17 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद ये प्रश्न आपका आ गया, भारतीय संविधान में छुआछूत, वही प्रश्न रिपीट हो रहा है, बार बार बदल बदल के पूछा जा रहा है, तो ये इसका भी आंसर वही अनुच्छेद 17 ही होगा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? ये आपको बताना है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19वां अनुच्छेद। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगली की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद किसमें? अभी आपने इसके ऊपर देखा था, किस अनुच्छेद में है? 19 में। लेकिन 19 का कौन सा भाग वो होगा? पहला भाग, यानी कि आ में। ठीक है। 19 आ में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से मौलिक अधिकार कौन नहीं है वो आपको बताना है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपत्ति का अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ये बताना है आपको। तो विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मूल अधिकार कौन सा ऐसा है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ये आपको बताना है। तो पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार और लास्ट है हमारा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? चलिए ये आपको बताना है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है, यानी हिंदू में कौन कौन से नहीं आते हैं? तो ये आपके हो गए पारसी, ये आपके हिंदुओं को हिंदू शब्द में जो है हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है, यानी पारसियों को सब सम्मिलित नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? आपको बताइए कौन सा होगा? 44वें संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था,
1946 जो कि 1982 में हुआ था, और 1973 में जो 31वां हुआ था संशोधन उसमें। तो मौलिक अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए 44वें संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए पढ़िए, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया था? फिर से वही क्वेश्चन, तो ये किया गया था 42वें संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पढ़िए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया था? तो ये हटा दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इससे पहले वाले प्रश्न को पढ़िए जरा, ऑप्शन नंबर बी बताया था ना हमने। हाँ सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। कौन सा अधिकार, मतलब जो संपत्ति का अधिकार है उसे क्या कहा गया है? तो उसे कहा गया है वैधानिक अधिकार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये वाला प्रश्न कह रहा है कि जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है, वह है, अभी ऊपर 2 बार हो चुका है, यानी कि 44वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये वाला प्रश्न। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ये आपको बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 14 तथा 16। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। ये कब पारित किया था बंधुआ मजदूर? तो ये आपका किया था 1976, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। तो इसका कौन सा आंसर होगा? भारत के संविधान द्वारा, दूसरा है आपका 10 दिसंबर 1946 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, या फिर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो सभी द्वारा। तो कौन सा सही होगा आंसर इसका? आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो सर्वोच्च सत्ता जो है वो निहित होती है जनता में। ठीक है, तो आज का ये अंतिम प्रश्न, आज के 3 टॉपिक यहाँ पे समाप्त होते हैं आज, और कल हमारा अगला चैप्टर रहेगा संविधान की विशेषताएं। तो 3 क्लास में हमने 3 जो है चैप्टर कंप्लीट किए। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो दिए गए थे। अगला चैप्टर जो हमारा कल स्टार्ट होगा वो है संविधान की विशेषताएं। स्टार्ट करते हैं कल। बाकी की 3 क्लास हो चुकी हैं, इनको आप लोग अच्छे से देख लें। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।